तो जैसे आपको इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि यू हैव टू कंसीडर द टाइप ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन द साइट। ठीक है, जैसे मैं बताया कि दैट में डिफर फ्रॉम साइट टू साइट। देन आपका तो प्लांट एंड इक्विपमेंट, आई एम रशिंग थ्रू दी व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आई विल नॉट अगेन इलाबोरेट व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट 3-4 days। तो ये इसको जस्ट 2 मिनट रिकैप करेंगे, देन विल स्टडी फर्दर आगे। इसी में प्लान को कैसे बनाया जाता है वो आज हम लोग, और आज इसको खत्म भी करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमको और आगे की भी पढ़ाई करना है, ठीक है। और बाद में आप देख रहे हैं कि द टाइप ऑफ वर्क बीइंग डन ऑन द साइट, द प्लांट एंड इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड, एंड द नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बी प्रेजेंट ऑन द साइट एट वन टाइम। और है इसमें the physical and chemical properties of substance or materials. So this could be a chemical in any form, either solid, liquid, or gaseous, or hazardous materials. So you have to assess the physico-chemical properties of hazardous material or hazardous chemical that are stored on the site. जो भी stored है आपके, कोई केमिकल हो सकता है कोई भी फॉर्म में हो, और दूसरे कोई और अदर हजार्डस मटेरियल, तो उसको थरो असेसमेंट कर लेना है, उसका असेसमेंट ऑफ द फायर एंड रिस्क, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड हो, या एनी अदर हजार्ड, पोटेंशियल हजार्ड इट में पोज। ठीक है, यानी हजार्ड स्टोरेज एरियाज आपके होंगे। बाद में आपको यहाँ नंबर ऑफ पीपल कि कितने लोग एक साथ काम कर रहे साइड पे, वो भी बहुत जरूरी है उसको कंसिडर करना व्हेन whenever you are developing a emergency action plan। समझ रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिस्पांस और इवैक्यूएशन प्लान वगैरह किस तरह से रहेगा, क्योंकि आपके पास उसके नंबर्स रहेंगे कि हाउ मेनी पीपल और पर्सन आर वर्किंग एट वन टाइम ऑन द साइट। दूसरा प्लांट और इक्विपमेंट, ये आप इमरजेंसी में प्लांट और इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इक्विपमेंट है विच may have प्राइमरी पर्पस उनका अलग हो, जैसे कोई समझ रहे हैं, लेकिन जैसे अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल आप देख रहे हैं कि प्लांट या आपके कंस्ट्रक्शन साइट के लिए यूज के लिए हो, लेकिन एट द इमरजेंसी सिचुएशन सच व्हीकल्स विच आर deputed for the construction site or for the factory can also be used during emergencies। तो समझ रहे ना कि अगर आपके पास रिसोर्सेस अगर कम है या प्लांट और इक्विपमेंट, सो दे सच equipment or instrument can also be used in the event of emergencies। और जैसे अभी आपका, जहाँ से आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और आपको वहां से बाहर निकलना है, तो जो एग्जिट का रूट है आपका, वो बंद नहीं रहना चाहिए, या वहां पर कोई मशीन या इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन नहीं होना चाहिए, जहां वो सेफ और वाइड हो, जहां से काफी लोग एक साथ निकल जाएं। और जो एग्जिट रूट है दैट शुड बी क्लियर, शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड विद प्लांट और इक्विपमेंट। समझ रहे, जो एग्जिट रूट है या फिर एक्सेस भी है, जो भी अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए जो रास्ता है, उसमें कोई प्लांट और इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन ना हो। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ कहीं लिखा हुआ है, इक्विपमेंट वेयर द एग्जिट में बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय इक्विपमेंट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, क्लियर होना आपका जो पैसेज वे है या आपका जो भी एग्जिट वे है, दैट शुड बी वाइड इनफ, एंड ऑल्सो बी शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड विद एनी प्लांट और इक्विपमेंट। ठीक है, और ये जो टाइप ऑफ वर्क जैसे मैं बताएं कि आपका रिस्पॉन्स और प्रिपेयर्डनेस इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क विच इज कैरिड आउट ऑन द साइट। जैसे बताएं कि अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं साइट के ऊपर। ठीक है, जैसे अंडरग्राउंड माइंस है, मेट्रो है, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या कहीं पे डेवलपमेंट वर्क, अलग अलग आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, कोई एडवांस स्टेज का प्रोजेक्ट है, एक्सपांशन प्रोजेक्ट है। तो टाइप ऑफ वर्क बीइंग डन ऑन द साइट, तो ये इट में वेरी योर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो ये चीजें आपको कंसिडर करना है। और जैसे वेन एवर यू आर डेवलपिंग ईआरपी और ईएपी, सॉरी,
इमरजेंसी एक्शन प्लान, तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट यानी रिस्क असेसमेंट। ये आपको सबसे पहले कैरी आउट करना है। कल हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया था, तो यहाँ इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यानी यू विल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल hazards and those hazards which may pose the greater risk। ठीक है, क्योंकि आप once you will identify the hazard, then you will evaluate or classify the risk level। ठीक है, कि मीडियम है, लो है या हाई रिस्क है, तो और उसके डिपेंडिंग अपॉन सच द लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द ऑकरेंस एंड द चांसेस ऑफ ऑकरेंस, सॉरी, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी। तो उस लेवल के ऊपर आप यू विल गिव अ मिटिगेशन प्लान। ठीक है, कि आप जैसे अभी हाई रिस्क है, उसके लिए आपका मिटिगेशन प्लान क्या रहेगा, जो भी कल हमने इसके ऊपर अच्छे से बात, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो कि व्हाट इज टॉलरेबल and what is acceptable risk, and we which the one the risk which is not tolerable or which is not acceptable to the organization can be transferred to the outside organization, just like इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हमने बात किए थे कि वी आर ट्रांसफरिंग द रिस्क टू दी अदर एक्सटर्नल एजेंसी। तो यहाँ आप जैसे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपको कुछ एक्टिविटी जो जैसे भी वी आर टॉकिंग विथ रेफरेंस टू कंस्ट्रक्शन साइट, हम यहाँ फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे क्योंकि सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है। तो आपके क्या क्या एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटी जो है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं और या जिसका आप हजार्ड आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, दैट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, hoisting, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, मटेरियल स्टोरेज, startup and commissioning activities। तो there could be number of activities, ऐसा नहीं यहाँ लिखा है, लेकिन these are the major heads under which there could be sub activities which have to be assessed for the potential hazard and also the risk level it pose, those hazards, those potential hazards pose। ठीक है, तो आपको हर हो सके तो जितने भी आप, क्योंकि ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला एक्टिविटी रहता है, यानी हीरा बनाना भी, क्योंकि आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि विच एक्टिविटीज और उसके इम्पैक्ट। ठीक है, अब एक्टिविटी चलो आपको समझ में भी आ गई कि अगर ग्राउंड लेवलिंग करना है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, सिविल वर्क ज्यादा होगा, तो आप वन कैन असेस, जैसे मैंने बताया कि हीरा है या हैजो वगैरह बनाने के लिए आपको प्रोसेस का भी नॉलेज होना है। प्रोसेस जस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ये जैसे आप हीरा बना रहे हैं, हीरा का मतलब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, और हैजोब का मतलब हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। तो ये जब आप बना रहे हैं तो जनरली आप देख रहे हैं कि ये टीम वर्क में काम होता है, और जनरली वहां पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन के या अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, दोज शुड हैव द प्रोसेस नॉलेज, ज्यादा जिसको उसको उस बैकग्राउंड के भी हो और डिफरेंट फील्ड के भी हो, तो उससे क्या हो जाता है कि इनपुट मिलता है चारों तरफ से, हर एक सब अपना इनपुट रख सकते हैं उसमें। तो ये जैसे आप हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ये सबसे आपको सबसे पहले वेनेवर यू को पहले कर लेना है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी पोटेंशियल हजार्ड क्या क्या है और क्या क्या रिस्क है, और कल जैसे बताए थे कि विच risks are tolerable and those which are not tolerable can be transferred to the external agencies। ठीक है, that is called a risk transfer। तो ये आपने सभी एक्टिविटीज को कंसीडर करके उसका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट कर लिया, देन यू हैव ऑल्सो हैव टू बी कंसिडर्ड अबाउट द एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। यहाँ पर आपने क्या किया, हेल्थ और सेफ्टी जो है वो एस्पेक्ट को कंसिडर किया था,
whenever you have considered activities under these heads, and you have studied the impact of such activities on the health and safety of the person who are working on the site, ये वाले केस में क्या करोगे, एक्टिविटी सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल थिंग्स और एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट या एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो स्टडी करोगे आप. एक्टिविटी विल बी द सेम हियर, ओनली द फैक्टर्स, यहाँ हेल्थ और सेफ्टी था और यहाँ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का मतलब व्हाट इज व्हाट आर द थीम्स ऑफ द एनवायरमेंट, हमने पढ़े थे एनवायरमेंट सब्जेक्ट में. और व्हाट आर द कंपार्ट, वातावरण सर, वातावरण मतलब water, साइट का कंडीशन। animals, plant, एयर, वाटर और लैंड. soil, soil, हाँ, लैंड में आ गया हो, सॉइल एंड सेडिमेंट. और क्या रहेगा, तीन तीन water, चीजें. वाटर हो गया, air, water, लैंड, एयर वाटर लैंड. एयर वाटर लैंड। और एनवायरमेंट हम लोगों ने और भी अदर फैक्टर्स कंसिडर किए थे एनवायरमेंट. whenever you that word comes environment, तो the factors or the environment consist of, तो आपका एयर, वाटर, लैंड. लैंड में आपका सॉइल और सेडिमेंट, दूसरा नॉइज और हेल्थ एंड सेफ्टी, और बाद में आप सोशियो इकोनॉमिक. तो ये जो तीन चीजें आप बोल रहे थे ये याद कर लो, याद रखो हरदम, क्योंकि नॉइज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, तो आप जब स्टडी कर रहे हो, ये जो भी एक्टिविटी जो मैं बताया, यही नहीं, देयर कुड बी नंबर ऑफ सेवरल एक्टिविटीज, बट दीज आर द मेजर एक्टिविटीज दे हैव पॉइंटेड आउट, इन्होंने जो निकाला है ये. लेकिन हम ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में आप देखोगे कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, मूवमेंट ऑफ डंपर्स, मूवमेंट ऑफ और दूसरे कोई, सपोज डीजल पावर्ड व्हीकल्स, पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स, तो आप कई एक्टिविटी लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में. ठीक है, यहाँ इन्होंने एक जनरल हेड जो है वो आइडेंटिफाई किया है, लेकिन यहाँ आप कम से कम यहाँ से 500 एक्टिविटी लिख सकते हो इतने इसमें से. ठीक है, और ये एक्टिविटी का आप इम्पैक्ट जो है हेल्थ और सेफ्टी एक फैक्टर हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट होगा, इसके ऊपर आप स्टडी करोगे, हर एक एक्टिविटी का इम्पैक्ट की स्टडी करोगे. ठीक है, और आप वो यू विल mention in the document that is called HERA, और HERA doesn't complete unless you also mention the mitigation measure. ठीक है, जब तक आप उसमें एक्टिविटी, उसका इम्पैक्ट और उसका मिटिगेशन मेजर नहीं लिखेंगे तब तक वो हीरा कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, और हो सके तो उसमें आगे आप इम्प्लीमेंटेशन समय, इम्प्लीमेंटेशन का डेडलाइन भी लिख सकते हो, कब होगा ये काम, कौन करेगा. ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लान तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि उसमें जान न डाली जाए, ना एक्शन. ठीक है, आप जब तक उसको, और वो साइकिल कंप्लीट होना चाहिए कि आपने कोई काम निकाला है करने के लिए, लेकिन जब तक आप अनलेस यू असाइन a person and also a deadline or a timeline to complete that work, तो तब तक वो कोई भी काम हो वो डायनामिक नहीं होगा और उसमें जान नहीं आएगी. नहीं तो वो पेपर पर सिर्फ आपको लगेगा कि ये हमने हजार्ड आइडेंटिफिकेशन किया, रिस्क का इवेल्युएशन किया, हर एक एक्टिविटी का असेसमेंट किया, इम्पैक्ट का स्टडी किया है, लेकिन आपने वहां मिटिगेशन मेजर्स भी लिख दिया, लेकिन कौन करेगा, कब तक करेगा, वो नहीं लिखा, तो भी वो कंप्लीट होगा नहीं. ठीक है, तो आप हीरा जो है, हीरा एंड ऑल्सो हैजो. हैजो थोड़ा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरा एंड हैजो, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द सेफ्टी एचएससी बैकग्राउंड उनको नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने सुना होगा थोड़ा बहुत हैजो और हीरा के बारे में, क्या फर्क है दोनों में. Both are the same methodologies for hazard identification,
लेकिन अलग अलग क्यों है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? चलो वो ठीक है, बाद में समझते हैं। पहले आज ये एनवायरमेंट एक्शन, इमरजेंसी एक्शन प्लान खत्म कर लेंगे। तो आपने ये कंसिडर हो गया, बाद में आप दूसरे भी सिमिलर प्रोजेक्ट जो है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीमेंट प्लांट है, अभी सीमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शन या फिर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है आपका, या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यू कैन असेस similar hazard, you can assess the similar projects जो पहले हुए होंगे, ठीक है। सीमेंट प्लांट हो, और अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो पुराने दूसरे भी पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वहाँ उनके भी अगर हीरा आपको मिलता है वहाँ का, यू कैन असेस दोज रिपोर्ट्स आल्सो, ठीक है। यू कैन गो थ्रू सच रिपोर्ट्स एंड you can get a preliminary idea about how Hira is prepared and what similar activities क्योंकि प्रोजेक्ट सिमिलर है तो एक्टिविटीज भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको एक प्रिलिमिनरी आइडिया आ सकता है, और उसके बाद आप अपने साइट स्पेसिफिक हीरा बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट वगैरह हो, एंड कंसल्टेशन विद द क्लाइंट रिगार्डिंग पोटेंशियल हैजार्ड्स while working in or adjacent to operating facilities, resources such as safety data sheet, जैसे ये भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ से आपको फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलेगी। केमिकल या फिर केमिकल नहीं है, मटेरियल डेट, हाँ आजकल तो मटेरियल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी डेटा शीट ही यूज कर रहे हैं। बट यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द हजार्ड और द पोटेंशियल हजार्ड विच दीज either a chemical or a hazardous material दे पोज, और सिर्फ हजार्ड ही नहीं कि क्या मिटिगेशन लेना है वो भी आपको सेफ्टी डेटा शीट से पता चलता है, इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी और इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स। तो आप सेफ्टी डेटा शीट से भी आप हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट के समय आप इसका भी फायदा उठा ले सकते हैं, ठीक है। ये भी कंसिडर करना चाहिए एसडीएस। देन प्रॉक्सिमिटी टू ट्रैफिक एंड पब्लिक वेज, यानी जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन साइट है, सो हाउ इट इज क्लोज टू दी पब्लिक वेज, यानी सपोज कहीं हाईवे होगा, कहीं रोड होगा, या फिर आपके कंस्ट्रक्शन साइट के नजदीक में कितना ट्रैफिक रहता है, मूवमेंट कितना है पब्लिक का, स्कूल वगैरह है क्या, हॉस्पिटल है क्या, रेसिडेंशियल एरिया है क्या। यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग बिफोर मेकिंग ए एनवायरमेंटल एक्शन प्लान। और अगर है तो then you have to carry out the hazard identification and risk assessment of such areas also, considering the ways and the traffic movement वगैरह। तो वो सभी चीजें आप, यानी यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच लेके आप हीरा बना रहे हो, ठीक है। यानी कोशिश कर रहे हो आप कि नथिंग हैज बीन लेफ्ट एंड यू हैव कंसिडरिंग एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। जो भी आप दिमाग लगा सकते हैं, और जहां तक आप अपने, और जैसे भी लिखा है कि वन कैन टेक अकाउंट ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स, अगर आपके पास पुराने प्रोजेक्ट का, सिमिलर प्रोजेक्ट्स का हीरा है तो आप वहाँ की भी एक्टिविटीज कंसिडर कर सकते हैं, और यू कैन मेक हीरा फॉर योर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है, कंसिडरिंग द डिफरेंट पेक्युलर पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है। As the construction sites are frequently fast changing, the process of hazard assessment must be ongoing to accommodate the dynamic environment। तो यानी ये जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट भी आगे चलते जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि आपका एनवायरमेंट, सॉरी, आपका जो हीरा है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट की एक बार बना दिया गया तो उसमें कोई रिव्यू नहीं हो सकता उसका, या कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। चेंज जो है दैट इज ऑलवेज वेलकम, और वो तब कब होगा जब देर इज सम मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ चीजें बदलाव हो रही है तो, और इस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं कि यू हैव टू कंसीडर द न्यू, अब न्यू एक्टिविटी भी होगा तो न्यू हजार्ड होगा, आएंगे,
और न्यू रिस्क भी आएगी, तो यू हैव टू कंसिडर दोस हजार्ड एंड रिस्क ऑल्सो। सम ऑफ इफ देर इज अ मैनेजमेंट ऑफ चेंज में सभी चीजें आ गई। कौन है वो? कौन सा में गया है हाइड्रा? चलो रामपति बाबू। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे डायनामिक, इसका मतलब कि आपका स्टैटिक नहीं है, आपका जो हीरा, दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट अ स्टैटिक, कि आपने एक बार बना दिया तो अब उसको बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं बताया कि इफ देर आर सम चेंजेस इन द प्रोसेस डिजाइन, या आपका, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में भी जैसे आप प्रोक्योरमेंट में आप कुछ नई चीजें आ गई जो कि आपने पहले असेस नहीं किया था या पहले था ही नहीं। हाँ, आप देख रहे हैं कि पहले आपने कंसिडर किया था कि एलडीओ रहेगा साइड के ऊपर, लाइट डीजल ऑयल, अभी आप देख रहे हैं कि अचानक एलडीओ को बंद कर दिया और दूसरा एचडी जो भी है, ठीक है, दूसरे तरह के ऑयल आ रहे हैं साइड पे, या केमिकल पहले कुछ मंगाया था अभी कुछ मंगाया। तो आप देख रहे हैं, तो ये मैं बता रहा था कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन प्रोसेस है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोसीजर है, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है, या कोई भी बदलाव हो रहा है आपका, तो आपको यू हैव टू असेस द न्यू एक्टिविटीज वंस अगेन एंड न्यू चैलेंजेस। और आपके एक्टिविटी न्यू हो गई या न्यू चैलेंज आ गया है तो आपके हजार्ड भी बदल जाएंगे, ठीक है, और आपका रिस्क भी बदल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको सभी फिर से अब बदलाव करना पड़ेगा जो आपने पहले बनाया था हीरा में। इसलिए जो आपका चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कंसिडर नहीं करेंगे और आगे चल के कुछ उन्हीं एक्टिविटी से, दोस्त विच यू हैव नॉट कंसिडर्ड, वहां से कुछ एक्सीडेंट या फिर इस तरह के इंसिडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसलिए वेन एवर पॉसिबल वी शुड always consider the any further challenges, new challenges and new risks also, ठीक है। So once hazards are identified, the next task is to assess the potential hazard or a risk involved in each step. For each hazard identified, ask, तो ये hazard identification का प्रोसेस बता रहा है कि ये कैसा करना चाहिए। कि जैसे आपने आपने वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दी हजार्ड, आपने पता लगा लिया कि हजार्ड है यहाँ